सोना। बस नाम सुनते ही दिमाग में दौलत, शक्ति और समृद्धि की तस्वीरें आ जाती हैं। सदियों से इस कीमती धातु ने सभ्यताओं को मोहित किया है, साम्राज्यों को ताकत दी है और लोगों की किस्मत बदली है। प्राचीन मिस्र के फैरौन से लेकर रोम के सम्राटों तक सोना अर्थव्यवस्थाओं की नींव रहा है, एक चीज जिसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन सोने में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? हजारों सालों से राजाओं से लेकर आम लोगों तक सभी सोने के दीवाने क्यों रहे हैं? इसका जवाब सोने के यूनिक प्रॉपर्टीज में है। ये रेयर है, टिकाऊ है और खूबसूरत है। इसीलिए ये वैल्यू का अल्टीमेट स्टोर है, मुश्किल समय में एक सेफ हेवन। कागज के नोटों के उलट, जिनकी कीमत सरकारों और बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, सोने की कीमत हमेशा बनी रहती है। ये दौलत का एक ऐसा रूप है जो हर देश की सीमा पार करता है और समय की कसौटी पर खरा उतरता है। यही विश्वसनीयता सदियों से सोने को मॉनेटरी पॉलिसी के केंद्र में रखती आई है और दुनिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को आकार देती आई है। सोने और मॉनेटरी पॉलिसी की कहानी बहुत पुरानी और पेचीदा है, जो सभ्यता की शुरुआत से चली आ रही है। पुराने जमाने में सोने के सिक्के एक्सचेंज का मेन जरिया होते थे। उनकी कीमत सोने के वजन और प्यूरिटी पर निर्भर करती थी। यह सिस्टम आसान था और स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी देता था, जिससे व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता था। जैसे जैसे साम्राज्य उठते और गिरते गए, सोने का आकर्षण बना रहा। सदियों से इसकी कीमत बरकरार रही। सोने और करेंसी का यह रिश्ता 19वीं सदी में गोल्ड स्टैंडर्ड के आने के साथ अपने चरम पर पहुंच गया। इस सिस्टम के तहत देशों ने अपनी करेंसीज को एक निश्चित मात्रा में सोने से जोड़ दिया, जिससे स्टेबिलिटी आई और इन्फ्लेशन कम हुई। गोल्ड स्टैंडर्ड ने इंटरनेशनल ट्रेड को आसान बनाया क्योंकि एक्सचेंज रेट्स फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल थे। इसने इकोनॉमिक एक्सपेंशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया, पूरी दुनिया को एक शेयर्ड मॉनेटरी सिस्टम के जरिए जोड़ा। कुछ समय के लिए सोने का राज रहा। इसकी कीमत ने ग्लोबल इकोनॉमी को मजबूत किया। गोल्ड स्टैंडर्ड भले ही स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता हो, लेकिन इसकी कमियां भी थीं। कुछ लोगों का मानना था कि किसी देश की करेंसी को सोने से जोड़ने से इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना मुश्किल हो जाता है। सरकारें ग्रोथ बढ़ाने या सोशल प्रोग्राम्स के लिए ज्यादा पैसे नहीं छाप सकती थीं। वे अपने गोल्ड रिजर्व्स से बंधी हुई थीं। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि इस फ्लेक्सिबिलिटी की कमी ने मंदी को और बढ़ा दिया और सरकारों के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ठीक से मैनेज करना मुश्किल बना दिया। इसके अलावा गोल्ड स्टैंडर्ड में मैनिपुलेशन और इम्बैलेंसेस की गुंजाइश थी। जिन देशों के पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स थे, उनके पास ज्यादा इकोनॉमिक पावर थी, जबकि कम रिजर्व्स वाले देशों को नुकसान हुआ। इस असमानता ने ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ाया और देशों के बीच तनाव पैदा किया। 20वीं सदी के मध्य तक गोल्ड स्टैंडर्ड की लिमिटेशंस साफ दिखने लगी, जिसके कारण 1971 में इसका अंत हो गया। सेक्शन 4। आज के जमाने में सोना असर आज भी है। गोल्ड स्टैंडर्ड के खत्म होने के बाद फायट करेंसीज का दौर शुरू हुआ, जिनकी कीमत किसी फिजिकल कमोडिटी से नहीं, बल्कि सरकार पर लोगों के ट्रस्ट से तय होती है। हालांकि सोना अब करेंसी की वैल्यू तय करने में डायरेक्ट रोल नहीं निभाता, लेकिन ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम पर इसका असर आज भी है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के पास आज भी काफी गोल्ड रिजर्व्स हैं, जो इस धातु की वैल्यू और सेफ हेवन एसेट के रूप में इसके महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा सोने की कीमतें इकोनॉमिक सेंटिमेंट का बैरोमीटर हैं। जब अनिश्चितता होती है तो इन्वेस्टर्स सोने में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इसकी कीमत भी आ जाती है। इसके उलट जब ग्लोबल इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है तो इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाते हैं, जिससे सोने की कीमतें गिर जाती हैं। सोने की कीमतों और इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का ये उल्टा रिश्ता मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम में सोने के महत्व को दर्शाता है। सेक्शन 5। भारत और सोना, एक अनोखा रिश्ता। भारत में सोने का आकर्षण सबसे ज्यादा दिखता है। सदियों से सोना भारतीय संस्कृति, परंपरा और धर्म से जुड़ा रहा है। इसे समृद्धि, पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यह धार्मिक समारोहों, शादियों और त्योहारों का एक अहम हिस्सा है। सोना देना एक आशीर्वाद माना जाता है, प्यार का इजहार और एक ऐसी चीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अपने कल्चरल महत्व के अलावा सोना इंडियन इकोनॉमी में भी अहम भूमिका निभाता है। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। घरों की सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा सोने के गहनों,
बार्स और सिक्कों के रूप में होता है। हालांकि सोने के प्रति ये लगाव पॉलिसी मेकर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लेकर आता है। ये डोमेस्टिक सेविंग्स का एक जरूरी सोर्स है, लेकिन सोने के इंपोर्ट की वजह से इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को भी बढ़ाता है। सेक्शन 6, एक सुनहरा सवाल। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? गोल्ड स्टैंडर्ड और मॉडर्न वर्ल्ड में इसकी रेलेवेंस पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि गोल्ड बैक्ड सिस्टम से ग्लोबल मार्केट्स में स्टेबिलिटी आएगी, इन्फ्लेशन कम होगी और गवर्नमेंट ओवर स्पेंडिंग पर लगाम लगेगी। हालांकि दूसरे लोग पुराने जमाने को याद करके ज्यादा खुश होने से मना करते हैं और सिस्टम की लिमिटेशंस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को बढ़ाने की इसकी पोटेंशियल की ओर इशारा करते हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की ग्लोबल इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्सिटीज से गुजरते हैं, सोने का रोल बदलता जा रहा है। हम एक नए सुनहरे युग की शुरुआत में हैं, या सोने का असर कम होता जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, सोने का आकर्षण, ये सबसे कीमती धातु, आने वाली पीढ़ियों को भी मोहित करता रहेगा।